जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नई-नई डरावनी कहानियाँ, भूत-प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की ये कहानी पिशाच सुंदरी का तीसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग नहीं सुने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले जाइए और उसको सुन लीजिए, तभी आपको उसके आगे की कहानी समझ में आएगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैल्कम ने कहा और अपने आप को डेनियल से छुड़ाकर आगे बढ़ा तो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मैल्कम की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा। बच्चे बेहद परेशान सूरतें लेकर उसके चारों तरफ खड़े थे। आंख खुलते ही मैल्कम ने बेताबी से पूछा, क्या टाइम हुआ है? रात के 8 बज रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब तबीयत कैसी है? आंद्रे ने पूछा। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? 8 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए मैल्कम ने उठने की कोशिश की, मगर जबरदस्त कमजोरी की वजह से दोबारा बिस्तर पर गिर गया। कहाँ जाना है आपको? कौन इंतजार कर रही होगी? आंद्रे ने हैरानी से पूछा। कोई नहीं, मैल्कम ने बेबसी से तकिए पर सिर पटक कर कहा। नहीं डैड, आपको बताना होगा कि हर रोज आप किससे मिलने जाते हैं, कि आपकी सेहत कितनी खराब हो चुकी है। आपके शरीर में खून बिल्कुल नहीं है। आपकी हालत इतनी खराब हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। आखिर हमसे क्या भूल हो गई है कि आप हमसे इतने नाराज हो गए? डेनियल ने कहा और मैल्कम के सीने पर सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगा। लेकिन मैल्कम को इस वक्त अपने जवान और शादीशुदा बेटे के आंसू और आंसुओं में छुपा प्यार भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसका दिल यही चाह रहा था कि वो किसी भी तरह उड़कर रोजीना के पास पहुंच जाए। मैल्कम को भूख लग रही थी और ज़बरदस्त इच्छा हो रही थी कि वो रोजीना के हाथों फल मेवे खाए, जो वह बहुत प्यार से उसे खिलाया करती थी। वही मज़ेदार शैंपियन पिए जिसे पीकर वो मदहोश हो जाता था। इतने में मैल्कम का सबसे छोटा बेटा जॉन मैल्कम डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर के निर्देश पर मैल्कम को ड्रिप लगाकर नया खून दिया जाने लगा। ये ये सब क्या है? मुझे जाने दो प्लीज़। मैल्कम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो बेटों की मिन्नतें करने लगा। कहाँ जाना है आपको? पहले आप ठीक तो हो जाइए, फिर हम खुद आपको वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप उस जगह का एड्रेस हमें दे दीजिए या फ़ोन नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें यहीं बुला लूँगा, आंद्रे ने कहा। फ़ोन? मैल्कम ने खोए खोए लहजे में कहा। फ़ोन तो वहाँ नहीं था। वो तो इतने बड़े बंगले में बिल्कुल अकेली रहती है। अच्छा ठीक है, आप उसका एड्रेस बता दें, मैं अभी वहाँ जाता हूँ और उन्हें अपने साथ लेकर आता हूँ। बस आप चुपचाप लेटे रहिए। आपको नया खून चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपकी जान को सख्त खतरा है, जॉन बोला। वो बंगला आसमानी रंग का है और रेक्स पार्क के पीछे वाली पहाड़ी पर है। तुम वहाँ जाना, दरवाज़ा खुला होगा। तुम अंदर जाकर रोजीना से कहना कि मैल्कम फ्रॉस्ट ने तुम्हें बुलाया है, मैल्कम ने समझाया। उनकी बात सुनकर उसके बेटे और बहुएं हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। जल्दी जाओ, मेरी सूरत क्या देख रहे हो? मैल्कम बेचैनी से बोला। मगर डैड, वो जगह तो। जॉन ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम जाओ तो सही जॉन, वहां जाकर तलाश करना कि वहां आसमानी बंगला कहाँ है। आंद्रे को लेकर कमरे से बाहर चला गया। मैल्कम गहरी नींद में था। उसे पता भी नहीं चला कि कब खून की बोतल खाली हुई और कब उसके बाजू से सुई निकाली गई, कब उसके दिमाग पर संदल की वो विशेष सुगंध छाने लगी। मैल्कम,
मैल्कम। उसके कानों में रोजीना की चांदी की घंटियों जैसी आवाज़ पड़ी तो उसने आंखें खोल दीं। तुम आ गई रोजीना। मेरे बच्चे यह समझते हैं कि मैं बीमार हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ लाकर डाल दिया है। मैल्कम कहने लगा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो तुम्हें बुलाने गया है वो मेरा सबसे छोटा बेटा जॉन है। तुम बीमार थोड़े ही हो, अच्छे भले तो हो। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। उसने मैल्कम की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैल्कम ने देखा रोजीना के इर्द गिर्द हल्के नीले रंग की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर ये लोग, मैल्कम ने कहना चाहा, कोई तुम्हें नहीं रोक सकेगा। आओ मेरे साथ। रोजीना ने मैल्कम का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से उतारा। मैल्कम ने बेड की साइड में रखे सोफे की तरफ देखा। वहां जॉन गहरी नींद में सो रहा था। रोजीना ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और मैल्कम को अपने साथ लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई। शरीर में खून चढ़ने से मैल्कम में थोड़ी ताकत आ गई थी। वो उसकी गाड़ी में बैठा और उसके साथ उसके बंगले में पहुंच गया। आज पहली बार रोजीना मैल्कम का हाथ थामकर अपने बंगले में दाखिल हुई थी और मैल्कम को साथ लेकर सीधा अपने बेडरूम में आ गई। खाने के सामानों से लदी फंदी मेज देखकर मैल्कम बेताब हो गया। वो खाने पर टूट पड़ा और जो कुछ भी हाथ में आया उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। रोजीना मुस्कुराती हुई मीठी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर मैल्कम की नज़र शैंपेन के गिलास पर पड़ी, लेकिन मैल्कम ने गिलास के बजाय पास ही रखी बोतल उठाकर मुंह से लगा ली और आधी बोतल खाली कर दी। उसके बाद एक बार फिर उस पर बेहोशी बेहोशी छाने लगी। उसे कोई होश न रहा। यहाँ तक तो मैल्कम को याद था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बाद में उसे उसके घर वालों से पता चला था। रात के किसी पहर उसके बेटे की आंख खुली थी और उसने जब मैल्कम को बेड पर नहीं देखा तो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने अटैच्ड बाथरूम में देखा था। मैल्कम वहाँ कहाँ था जो मिलता। तब वो कमरे से बाहर निकला था। रात का वक्त था। ज़्यादातर लोग सो रहे थे। कमरे राहदारी में एक कतार में बने हुए थे और सबके दरवाजे बंद थे। लंबी राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। वो अपने डैड के बारे में पूछता भी तो किससे पूछता। जॉन रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां अपने डैड मैल्कम के बारे में पूछा तो रिसेप्शन वालों ने बड़ी लापरवाही से कहा, हम कुछ नहीं जानते। हमने यहाँ से किसी को जाते नहीं देखा। तब वो गेट पर खड़े गार्ड के पास पहुंचा और गार्ड को मैल्कम का हुलिया बताकर उससे मैल्कम के बारे में पूछा कि अस्पताल से बाहर कोई इस हुलिये का शख्स गया है या नहीं। जी सर, गार्ड ने जवाब दिया। आधा घंटा पहले इस हुलिये और इसी उम्र के एक साहब गए तो हैं। मैंने उन्हें आवाज़ देकर रोकना भी चाहा था। उनकी हालत देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी के साथ बातें करते हुए बहुत खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई भी नहीं था। गार्ड की बात सुनकर जॉन बुरी तरह बौखला गया। उसने फौरन अपने घर फ़ोन करके पूछा कि क्या वह घर पहुंच गए हैं। जवाब मिला, नहीं। घर वालों ने मामले के बारे में पूछा तो जॉन ने कहा वो घर आ रहा है और वहीं पहुंचकर सारी बात बताएगा। जॉन सख्त परेशानी की हालत में घर पहुंचा था और उसने खास तौर पर गार्ड से होने वाली बातें घर वालों को बताई थी। फिर बोला, मुझे तो ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि डैड किसी रहस्यमय चक्कर में फंस गए हैं। आखिर रात के इस वक्त हम उन्हें कहाँ तलाश करें, कहाँ जा सकते हैं। आंद्रे ने भी सोचते हुए बड़बड़ाया था। ब्रदर, हमें फ़ौरन रेक्स पार्क के पीछे वाली पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए। मुझे यकीन है कि पापा वहीं मिलेंगे। जॉन ने एक ख्याल आते ही चौंक कर कहा।
फिर मैल्कम के तीनों बेटे गाड़ी में बैठकर फौरन उस पहाड़ी पर पहुंच गए थे और उन्होंने वही पुराने खंडहरों के दरमियान मैल्कम को बेहोशी की हालत में पड़े पाया था। उसके हाथों और मुंह पर गंदगी लगी हुई थी। उसकी सांसें बहुत मध्यम मध्यम चल रही थीं। मैल्कम के बेटों ने एक पल भी गंवाए बगैर उसे उठाया और दोबारा अस्पताल पहुंचाया था। मैल्कम की हालत ऐसी थी कि उसके बेटों को 5% भी उम्मीद नहीं थी कि वो अस्पताल पहुंचने तक जिंदा रह पाएगा या नहीं। मैल्कम को फौरन ट्रीटमेंट दी गई और कंप्लीट चेकअप के बाद जो रिपोर्ट आई उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में था कि मैल्कम के शरीर से सारा खून एक बार फिर किसी ने निचोड़ लिया था। मैल्कम पूरी तरह बेहोश था और उसे आईसीयू में रखा गया था। बच्चों ने दिन रात जागकर उसकी सेवा की। बहुएं भी लगातार उसके पास बैठकर पवित्र पुस्तकें पढ़ती रहती थीं। मैल्कम को 5 बोतलें खून चढ़ाया गया था। तब उसने आंखें खोली थीं। मैल्कम को होश आया तो वह वीरान वीरान आंखों से बच्चों की तरफ देखने लगा। वो किसी को पहचान भी नहीं रहा था और उसके मुंह से सिर्फ रोजीना का ही नाम निकल रहा था। जब मैल्कम की हालत खतरे से बाहर हो गई तो टीना के बहुत जोर देने पर एक तांत्रिक को बुलाया गया। वो जांसी नाम का तांत्रिक भूत प्रेतों के मामलों में माहिर माना जाता था। आंद्रे उसे अस्पताल में लेकर आया। वो मैल्कम के पास बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। उसके बाद वो बोला, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी पैशाचिक ताकत हावी है जिसने इन्हें कब्जे में कर रखा है। वो इनका खून पी रही थी और उस रात अगर तुम लोग वक्त पर पहुंचकर इन्हें अस्पताल न पहुंचाते तो मैल्कम की मौत निश्चित थी। अस्पताल में ही मैल्कम का दोनों तरीकों से इलाज चलता रहा। डॉक्टर शारीरिक स्वास्थ्य सुधारते रहे और तांत्रिक अपना काम करता रहा। इन दोनों तरह के इलाज से मैल्कम को इतना फ़ायदा जरूर हुआ था कि वो अपने बच्चों को पहचानने लगा था, मगर अभी तक किसी ने भी मैल्कम से तांत्रिक की कही गई बातों का जिक्र नहीं किया था। इधर मैल्कम दिल ही दिल में रोजीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, मगर उसकी मजबूरी थी कि न तो वह खुद अस्पताल से बाहर जा सकता था और न ही उन लोगों के सामने रोजीना का नाम ले सकता था। उसने यही सोचा था कि अस्पताल से छुटकारा पाकर वो सबसे पहले रोजीना से मिलने जाएगा। मैल्कम ने आंद्रे से पूछा, आखिर मुझे बीमारी क्या है? किस बीमारी का इलाज हो रहा है यहाँ? आंद्रे ने बताया, कोई खास बीमारी नहीं है, बस कमजोरी थी। 2-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तब तक घर चलेंगे। 2 दिन में मैल्कम के दोबारा सारे टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने संतुष्ट होकर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। घर जाते हुए उसने झिझकते हुए आंद्रे से कहा, बेटा आंद्रे, जरा गाड़ी को उस पहाड़ी के पीछे ले चलो। मुझे किसी से मिलना है। उनसे मिलकर मैं खुद ही घर पहुंच जाऊंगा। मैल्कम की बात सुनकर आंद्रे ने अर्थपूर्ण निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और आंद्रे ने गाड़ी पहाड़ी की तरफ मोड़ दी थी। एक जगह पुराने खंडहरों के पास आंद्रे ने गाड़ी रोक दी और बोला, डैड, यहाँ आपको किससे मिलना है? मेरा ख्याल है कि यहाँ तो आपको कोई मिलने वाला नहीं रहता। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इडियट, इन खंडहरों में कोई कैसे रह सकता है? मुझे तो आसमानी बंगले पर ले चलो। इस पहाड़ी के दामन में इसके अलावा कोई बंगला ना है न कभी था। यहाँ तो बरसों से यही खंडहर है। आंद्रे ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। मैल्कम ने अविश्वास से कहा, इसी इलाके में वो आसमानी रंग का बंगला था। मैं उसके अंदर भी गया हूँ। वो अंदर से बहुत शानदार था। उस बंगले की मालकिन रोजीना नामक एक विधवा औरत थी। मैंने वहाँ बहुत लजीज फल और मावे खाए हैं, शैंपेन भी पी है। मैल्कम ने गाड़ी से उतरकर
हैरत से चारों तरफ उन खंडहरों में नज़र दौड़ाते हुए कहा, नहीं डैड, आपको फल और मेवे नहीं, गंदगी खिलाई जाती रही है। हमने इन खंडहरों में से आपको लगभग मृत हालत में उठाया था, तो आपके हाथों और मुंह पर गंदगी लगी हुई थी। जॉन ने मैल्कम को कंधों से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और बोला, आप घर चलिए, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। मैल्कम का दिमाग घूम रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रोजीना एक जीती जागती बहुत हसीन औरत थी। मैंने उसके साथ बहुत सा वक्त गुजारा है। घर पहुंचकर आंद्रे ने धीरे धीरे मैल्कम को रोजीना की हकीकत बताई कि वो कौन थी। दरअसल वो खून की प्यासी एक पिशाचनी थी जो मैल्कम का खून चूस रही थी। वो आगे बोला, एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत, उसने आपको गंदी चीज़ों का आदी बना दिया था। इसी वजह से आपने घर के खाने की कोई भी चीज़ नहीं खाई थी। आपने देख लिया, इन खंडहरों में किसी भी बंगले का कोई वजूद नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि आप पर खुदा की बहुत बड़ी कृपा हो गई है जो आप इस पिशाच सुंदरी के चंगुल से बच गए। असल हकीकत जानने के बाद हमने आपका इलाज किसी तांत्रिक जांसी से करवाया। अब आप ठीक हैं। सारी हकीकत जानने के बाद मैल्कम फूट फूट कर रोने लगा। रोजीना कोई भी थी, मगर एक औरत की हैसियत से मैल्कम को उससे प्यार हो गया था। बच्चों ने उससे इस बात की माफ़ी भी मांगी कि अपने आप में ऐसे उलझे कि मैल्कम को बिल्कुल भी भूल गए। इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी और कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे अपनों का साथ और प्यार की भी ज़रूरत होती है। न हम आपको नज़रअंदाज करते, न आप वक्त गुजारने के लिए अकेले पार्क में जाते, और न ही वहाँ उस पिशाच सुंदरी के जाल में फंसते। बाद में मैल्कम के बच्चों ने उस पर बहुत दबाव डाला कि मैल्कम ने दूसरी शादी कर ले, मगर मैल्कम ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि अब उसे अपनी इस लापरवाही भरी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद मैल्कम अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारता था। उनके साथ उनकी पसंद के खेल खेला करता था। मगर अब भी कभी कभी रोजीना अपने तमाम सम्मोहक हुस्न के साथ उसके सामने आ जाती थी और मैल्कम एक गहरी सांस लेकर रह जाता था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।